नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। और आज हम बात करने जा रहे हैं थावरचंद गहलोत से, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। सवाल अब ये उठ रहा है, इस देश को जिस तरीके से बांटने की राजनीति हो रही है, कभी धर्म के नाम पर और कभी जाति के नाम पर, और खास तौर से इलेक्शन से ठीक पहले राज्यों में हम देखते हैं कि किस तरीके से दलित के नाम पर तमाम इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश होती है, बंटवारे की कोशिश होती है। हिंदू समाज को ही लगातार बांटने की ये साजिश जारी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। शुरुआत में इससे करूंगी थावरचंद जी कि अभी तक 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। आपके मंत्रालय की मैं बात करूं, कितना आपने काम किया और क्या कुछ उसमें खास रहा है जो आप बताना चाहेंगे? मेरे मंत्रालय ने जब से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनी है और मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया है, मेरे विभाग में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, किन्नर जाति, घुमंतु जाति, सीनियर सिटीजन, नशे में लिप्त लोगों को नशा मुक्त कराना, कुष्ठ रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और हाथ से मेला ढोने वाली प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना और इस काम में जो लगे हैं उनको उस धंधे से मुक्त कराना आदि अनेक योजनाएं जो भारत के संविधान की भावनाओं के अनुरूप है बनाई है और उनको लागू करने का काम किया है। वास्तव में भारत के संविधान ने हमको ये सोच दी, ये कल्पना दी कि देश में सामाजिक न्याय, सामाजिक समता लाना जरूरी है और ये दोनों चीज़ें जब हो जाएगी तो समरसता अपने आप आ जाएगी और समरसता आ जाएगी तो वो सुदृढ़ भारत और विश्व शांति का एक प्रमुख आधार बनेगी। उन्हीं बातों को लेकर के मेरा मंत्रालय अनेक कार्य योजनाएं चलाता है और मेरे मंत्रालय की योजनाओं से देश की 70 करोड़ आबादी लाभ ले सकती है, लाभान्वित हो सकती है। जैसे हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग को या जिन वर्गों का मैंने नाम लिया, इन सब वर्गों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विषमताओं से मुक्त कराकर जो जो मुख्य धारा में आने के उपाय हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं जी, उन तरीकों का सुअवसर संबंधित वर्ग के लोगों को प्राप्त हो सके, ऐसी कार्य योजनाएं हमने बनाई है। शैक्षणिक विकास की दृष्टि से हम स्कॉलरशिप देते हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज स्कॉलरशिप और नेशनल। ये जमीन पे पहुंच रही है, लोगों को फायदा हो रहा है? बिल्कुल जमीन पर पहुंच रही है, जमीन पर पहुंचाने का काम किया है, लीकेजेस रोकने का काम किया है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत आजकल जो लाभार्थी है इन योजनाओं का लाभ जिनको मिलना चाहिए, जो पात्र हैं, उनके डायरेक्ट अकाउंट में हम धनराशि भेजते हैं, चाहे फिर वो स्कॉलरशिप की हो या अन्य प्रकार की पेंशन आदि की सुविधाएं हो, वो सब हम दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप ये तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जितना दलितों पर अत्याचार आपकी सरकार आने के बाद हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ। देखो, दलित वर्ग पर अत्याचार के आंकड़ों को आधार बना करके अगर बात करें जी, तो आज भी जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहाँ अन्य राज्यों की तुलना में दलित उत्पीड़न की घटनाएं तुलनात्मक कम हुई है। परंतु मैं आंकड़ों में जाने की बजाय ये कहना चाहूँगा कि जब जब चुनाव आता है इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके प्रचारित करने का प्रयास किया जाता है। गुजरात में बीजेपी की ही सरकार है क्या? और प्रचारित करते करते ये भी अनुभव होता है जो आंदोलनात्मक कदम और ये और वो उठते हुए दिखाई देते हैं जी, उसमें आप देखेंगे दलित वर्ग के अलावा भी जी, अन्य ऐसे लोग भी हैं जो कहीं न कहीं विदेशियत की भावना को लेकर के वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। दलित आंदोलन में कुछ वामपंथी विचारों के या कुछ अन्य विचारों के लोग जो
विदेशों से किसी न किसी प्रकार की सहायता लेकर। प्राप्त करते हैं और दलित आंदोलन को बढ़ावा देते हैं। आधार बना करके अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, बिहार चुनाव के पहले जी एक दो घटना हरियाणा में और कहीं हुई थी, उसको इतना प्रचारित किया और बिहार का चुनाव पूरा होने के बाद सब चीजें खत्म, सब चीजें समाप्त हो गई। जी कोई अवार्ड वापस करना या पुरस्कार वापस करना या सम्मान निधि वापस करना, ये सब अभियान चलाया। परंतु जैसे ही बिहार का चुनाव समाप्त हुआ, उसमें से बहुत सारे लोगों ने वापस भारत सरकार को ये कहा कि हमने गलती की थी, हमको ठीक से जानकारी नहीं थी, वापस कर दो हमारा हाँ अवार्ड, हमारा जो सम्मान है, हमने जो लौटाया है दे दो प्रमाण पत्र, वो वापस दे दो। थावर चंद जी, लेकिन मौका, जैसे आपने कहा ना कि कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी के राज्यों के साथ भाजपा शासित प्रदेशों को, तो भाजपा शासित प्रदेश ही तो है गुजरात। और मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जब आपको पता है कि यहाँ बदनाम करने की कोशिश है, पूरी फंडिंग बाहर से आ रही है, यहाँ अपनी शक्तियों को ताकतवर बनाने की कोशिश है, तो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? देखो, जब कोई घटना घट जाती है जी तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो उस पर त्वरित कार्रवाई करे, जी पीड़ित परिवार को न्याय देने का काम करे और अपराधियों को दंड देने का काम करे। ऊना की घटना का आपने नाम लिया, ऊना की घटना 11 तारीख को हुई पिछले महीने में, जी और जैसे ही घटना घटी पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पर पहुंचने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें आईपीसी की धारा 307 लगाई गई, 323, 324 आदि जो धाराएं लगना चाहिए वो लगाई गई, और इसके साथ ही साथ एट्रोसिटीज एक्ट भी लगाया जी और 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रथम किस्त के रूप में उनको उपलब्ध कराई। 4 पुलिस अधिकारी, उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया। इसके साथ ही साथ गिरफ्तारियां हुई, बावजूद 3-4 गिरफ्तारी सेम डे हो गई, माना, बाद में हो गई, फिर 20 गिरफ्तारियां हो गई। बावजूद इसके कंट्रोल में नहीं है चीजें। अभी भी आप देख रहे हैं वहां पे लगातार आंदोलन बढ़ रहा है। 5 एकड़ जमीन की मांग उनकी तरफ से कही जा रही है कि एक परिवार को आप दें। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जी। सरकार का जो कर्तव्य था उन्होंने ईमानदारी से किया। जी उसके बाद जो राजनीतिक वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कर्तव्य है कि गुजरात की सरकार ने तुरंत कार्रवाई की थी, अपराधियों को पकड़ा था और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश की थी, आर्थिक सहायता भी दी। उसकी तारीफ करने की बजाय माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और अभी भी इसको आंदोलन का स्वरूप देने की कोशिश की गई है। और आपने और हमने सबने देखा, इस आंदोलन में कोई केरल से आए हुए हैं, कोई आंध्र प्रदेश से आए हैं, गैर दलित वर्ग के लोगों ने दलित वर्ग के आंदोलन के नाम पर इस प्रकार के आंदोलन को अपने कब्जे में लेकर के वातावरण खराब करने की कोशिश की है। ये निंदनीय है। गुजरात सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है, जो कर्तव्य था उसको निभाया है। ऐसी परिस्थिति में देश में वातावरण खराब करना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है, इससे न तो दलितों का फायदा है, न किसी समाज का फायदा है, न देश का फायदा है। देशद्रोही गतिविधियों में संलग्न लोगों ने दलित मुद्दे को भुनाने की आंदोलन कोशिश के की नाम है। पर, इस आंदोलन पर कब्जा करके देश में माहौल खराब करने की कोशिश की है। ये रुकना चाहिए। थावर चंद जी, आप बात कर रहे हैं फायदे की, आप बात कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। यहाँ जो पॉलिटिक्स नजर आती है वो बहुत दूर दूर तक आइडियोलॉजी से बहुत अलग है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है। कहा यह भी गया क्योंकि आनंदीबेन पटेल बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को संभाल नहीं पाई गुजरात में, इसलिए उनको जाना पड़ा। बावजूद इसके चीज़ें संभलने का नाम वहाँ नहीं ले रही हैं। सवाल अब ये कि केंद्र की तरफ से, और आप क्योंकि उस विभाग को संभालते हैं, किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल में लाएंगे, क्योंकि दलित अभी भी अड़े हुए हैं, आंदोलन बड़ा हो रहा है, 5 एकड़ जमीन की वो मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से वहां पर वो हीरोगिरी चालू हो चुकी है। देखो, मैं फिर कहना चाहूंगा जी कि जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लोग तो पीछे रह गए हैं जी। कुछ दूसरे गैर दलित लोग इसमें आगे आ गए हैं और इस प्रकार की मांग करने लगे हैं जो देश की आज़ादी के 70 साल में 60 साल तक
सरकार में रहे हैं जी। या कहीं ना कहीं राजनीतिक माध्यम से कुछ न कुछ कार्य योजना संचालित करते रहे हैं, वो इस प्रकार की मांग कर रहे हैं और मांग करके दलित वर्ग के लोगों को और अन्य वर्ग के लोगों को नरेंद्र मोदी जी की जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, 2 साल में देश और दुनिया में जो देश का नाम गौरवान्वित हुआ है, देश की चहुमुखी विकास की गति तेज हुई है, चाहे आर्थिक दृष्टि से देख लो, सामाजिक दृष्टि से देख लो, और जो संवैधानिक प्रावधान है उसका अनुपालन करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो विरोध पक्ष के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसी प्रकार से सफलता प्राप्त करते रहेंगे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वाले, तो उनकी जो जमीन आज पैर तले से खसक गई है वो कभी भी मिलने वाली नहीं है। तो वो वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो जिस ढंग से वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं वो दलितों के हित में भी नहीं है, किसी समाज के हित में भी नहीं है और देश के हित में भी नहीं है। इस प्रकार की गतिविधियों से बाज आना चाहिए। सवाल अब यह है कि जिस तरीके से दलितों के नाम पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी। हम बार बार लेफ्टिस्ट की बात कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें लेफ्ट पार्टीज की तो उनके पोलित ब्यूरो का कोई भी एक चीफ दलित नहीं रहा है। इसका जवाब भी लेंगे। साथ ही साथ बात इसकी भी कि तमाम जो दलित हैं वो हिंदू हैं और हम सबको एक साथ आगे आकर उनके पक्ष में आवाज उठानी चाहिए और उन लोगों के विरोध में भी आवाज उठानी चाहिए जो सिर्फ मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे थावरचंद जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं थावरचंद गहलोत से, बात कर रहे हैं दलित मुद्दों की, बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस देश को, इस समाज को बांटने की कोशिश लगातार जारी है। थावरचंद जी जरा पूछिए तो सही तमाम लेफ्टिस्ट से, तमाम लेफ्टिस्ट पार्टियों से भी कि जिन दलितों के मुद्दे को भुनाने की कोशिश लगातार लंबे समय से वो कर रहे हैं, क्या पोलित ब्यूरो का कोई चीफ उन्होंने दलित चुन के भेजा है क्या? देखो, मेरी जानकारी अनुसार तो उनके पोलित ब्यूरो में कोई भी दलित वर्ग का व्यक्ति नहीं रहा है जी। न है। मैं 2-3 बातें और पूछना चाहता हूँ गैर भाजपाई राजनीतिक दल वालों से जी। जो केंद्र की सरकार में रहे या उनके समर्थन से केंद्र की सरकारें चली हैं। अंबेडकर जी को संसद में नहीं आने देने का काम किसने किया? तो कांग्रेस ने। अंबेडकर जी को मान सम्मान नहीं देने का काम किसने किया? तो कांग्रेस, और ये सब गैर भाजपाई ने। मैं सन 60-62 से संघ, भारतीय मजदूर संघ, जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यह अनुभव करता रहा हूं कि इस देश में दलितों की सर्वाधिक हितैषी राजनीतिक पार्टी कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और हमको जब जब अवसर मिला है हमने वो करके दिखाया। हम पूछना चाहते हैं कि इन लोगों ने क्यों नहीं किया। जैसे अंबेडकर जी का जन्म हुआ महू में, कांग्रेस की सरकारें रही पंचायत से लेकर के केंद्र में 60 साल तक। उनके जन्म स्थान पर उनकी धरोहर को स्मारक के रूप में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी चौहान ने और हम लोगों ने किया जी। शिक्षा स्थली उनकी लंदन, उस ग्रह को स्मारक के रूप में घोषित करने का काम किया नरेंद्र मोदी साहब ने और महाराष्ट्र की सरकार ने जी। दीक्षा भूमि नागपुर, उस दीक्षा भूमि पर भव्य स्मारक बनाने में समिति नितिन गडकरी जी और भाजपा शिवसेना की सरकार की अहम भूमिका रही। जहां अंबेडकर जी ने अंतिम सांस ली थी, महापरिनिर्वाण भूमि उनकी 26 अलीपुर रोड, उसको स्मारक के रूप में निर्मित करने का काम 100 करोड़ की लागत से शुरुआत की है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने। चैत्य भूमि जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था, मैं अगर ये कहूं कि अंबेडकर जी का दिल्ली में अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया, फिर वो जाकर के मुंबई में हुआ और उसको भी स्मारक के रूप में डेवलप करना या घोषित करने का काम उन सरकारों ने नहीं किया। फडणवीस साहब की भाजपा शिवसेना सरकार ने पास की इंदू मिल की जमीन को अधिग्रहित किया और 350 करोड़ की लागत से वह भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया। नरेंद्र मोदी साहब ने उसका भूमि पूजन किया, काम चल रहा है। ये 15 जनपद पास में ही है यहाँ। अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टडी सेंटर बनाने का काम मेरे मंत्रालय की ओर से नरेंद्र मोदी साहब के मार्गदर्शन में हमने 195 करोड़ की लागत से शुरू किया। नरेंद्र मोदी साहब ने उसका भूमि पूजन किया,
वो 2017 में कंप्लीट हो जाएगा। अंबेडकर जी की सोच गांव-गांव तक, गली-गली तक जाना चाहिए, लोगों के मन मस्तिष्क में जाना चाहिए। अंबेडकर जी देशभक्त थे, देश के लिए समस्त सर्वस्व न्योछावर करने की भावना उनके मन में रही है, इसीलिए उन्होंने कभी देश विभाजन की बात नहीं की, न किसी प्रकार से देश में अलगाववादी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश की। वो समन्वयवाद में विश्वास करते थे। जबकि ये जितने भी राजनीतिक दल है जो आज आंदोलन कर रहे हैं अंबेडकर जी के नाम पर, वो उनकी सोच के विपरीत दलित वर्ग का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। उद्देश्य उनका शायद इस देश की सरकार को, इस देश की एकता अखंडता को कमजोर करने का है, और ये निंदनीय कृत्य है, ये बंद होना चाहिए। सवाल ये कि जिस तरीके से मायावती को हमने देखा, और मायावती ने दलितों के नाम पर यूपी की कमान को भी कई बार संभाला, आप लोगों को कन्विंस करने में पीछे कैसे रह जाते हैं जब आप कह रहे हैं कि अंबेडकर की सिर्फ मूर्तियां ही नहीं, उनकी सोच भी हमारे अंदर जानी चाहिए, जो बहुत जरूरी है दलितों के उत्थान के लिए। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, आपने देखा एक तरफ बात हो रही है दलित की और दूसरी तरफ बात हो रही है मुस्लिम्स की, तो कहीं ना कहीं तो संभालना पड़ेगा ना तमाम चीजों को, कैसे बांटा जा रहा है? देखो, जो बहुजन समाज पार्टी की सोच है जी, वो अलगाववादी सोच है। वो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं। एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार, बिल्कुल, अर्थात ब्राह्मण बनिए, ठाकुर क्षत्रिय, ये इनके बारे में कहा गया था। जी। जब परिणाम देखा कि सत्ता से बाहर हो गए हैं, अब सत्ता में आने की गुंजाइश कम है, तो बाकी लोगों का साथ लेने की कोशिश की, और अब उनका नारा बदला है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। प्रमोशन में आरक्षण वाली बात, अगर बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो जानकारी मांगी थी वो जानकारी दे देते, तो शायद सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाने का निर्णय नहीं देती। जी। और ये निर्णय देश भर के दलित वर्ग के हितों के विपरीत रहा है, उनकी गलती के कारण। और ये बात मैंने राज्यसभा में और लोकसभा में जब इस विषय पर बोलने का अवसर मिला था तब भी बोला था। जी। आज भी उनकी सोच अलगाववादी है, जबकि अंबेडकर जी अलगाववाद से कोसों दूर थे। वो समन्वय के आधार पर समता लाने का प्रयास कर रहे थे। मैं इन सब दलों से निवेदन करना चाहूंगा कि अलगाववादी सोच को आगे बढ़ाने की बजाय, उसको बढ़ावा देने की बजाय समन्वय के आधार पर समता लाएं और समरसता का वातावरण बनाएं। मैं आपसे अगर पूछूं कि थावरचंद गहलोत क्या सोचते हैं आरक्षण के मामले में, तो क्या जवाब होगा आपका? देखो, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण की पक्षधर रही है जी, और है। क्या क्रीमी लेयर के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? क्रीमी लेयर ऑलरेडी ओबीसी वर्ग में अभी लागू है जी। 6 लाख तक की आय वालों के ऊपर वो प्रावधान अभी जारी है, लागू है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बारे में अभी ठोस वातावरण नहीं बना है, इसलिए इस पर कोई ज़्यादा गंभीरता से विचार विमर्श नहीं किया गया है। बातचीत जरूर होती है, मांग जरूर आती है, इस पर विचार जरूर हो रहा है। क्या इकोनॉमी के बेस पे नहीं आरक्षण मिलना चाहिए? ये संवैधानिक प्रावधान की आज मैं बात करना चाहता हूँ जी। मेरा अपना व्यक्तिगत मत मैं बताऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने फिर बताया है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण की पक्षधर थी, पक्षधर है और रहेगी। चलिए, हम एक बार फिर से आपके उसी पे बात कर लेते हैं, आपके मंत्रालय पे ही बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं जिस तरह से बांटने की कोशिश हो रही है, सिर्फ बांटने की कोशिश उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, बांटने की कोशिश हम पूरे देश में देख रहे हैं। सवाल अब ये कि आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश हो रही है इन तमाम चीजों को रोकने के लिए? देखो, मैंने बहुत सारी योजनाओं की जानकारी दी जी। हम सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विषमताओं को दूर करने के लिए कार्य योजना बना करके काम कर रहे हैं जी। संगठन के आधार पर भी और सरकार के आधार पर भी। एक जो आरोप और
भावनात्मक भी। मुझे ये भी बताएं कि आपने संघ में, संगठन में, पार्टी में और अभी आप सरकार में भी हैं, केंद्र मंत्रालय आप संभाल रहे हैं, जिस तरह के आरोप आरएसएस पे लगते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव है, सिर्फ एक क्लास का यहाँ पे पूरी तरह से बोलबाला है, क्या यहाँ पर इन तमाम जो मतभेद हैं, तमाम जो दूरियां हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश होती है? देखो, कुछ लोग तो मैं सोचता हूँ जानबूझ करके बोलते हैं जी, और कुछ लोग संघ के संपर्क में नहीं आया इसलिए उनको पता नहीं है। उनको पता नहीं है। मैं सन 60-61 से संघ का स्वयंसेवक बन गया जी। मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित भी हूँ। मैं जब 74-75 में ओटीसी में गया था, उसके पहले भी प्रथम वर्ग और प्रारंभिक वर्ग में हम 7-7, 8-8 दिन जाते थे, तो हमको सुबह 4, 4:30 बजे विसिल बजा करके उठा दिया जाता था और उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद प्रार्थना करते थे। तो प्रार्थना में हम उस समय प्रातः स्मरण करते थे और आजकल उस प्रातः स्मरण का नाम एकात्मता स्तोत्र है। एकात्मता स्तोत्र यानी हम एकात्म हो जाए सामाजिक समता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक समरसता के लिए। इसलिए हम उन महापुरुषों का नाम लेते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है जी। उनमें अगर कोई पढ़ना चाहे, मैं आपको अभी एक किताब दूंगा जी। छंद 17, फिर 27, 28, 29, 30, 31, 32 उन सब महापुरुषों के नाम हैं। उसमें महात्मा गांधी जी का है, अंबेडकर जी का है, ज्योतिबा फुले का है, रविदास जी का है, कबीरदास जी का है, वीर सावरकर का है, सुभाष चंद्र बोस का है, नेहरू जी आदि सब महापुरुषों के नाम हैं। और मैं तो उस समय से ही ये महसूस करता हूँ कि वहाँ बिना किसी भेदभाव के, न जातिगत भेदभाव है, न ऊंच नीच है, न आर्थिक आधार पर भेदभाव है। अगर वास्तव में बिना किसी भेदभाव के मानव संसाधन को सम्मान देने का काम कोई करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके विचार संगठन जी। ये सब इस बात को लेकर के चल रहे हैं और मैंने वो सीखा है। इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, गौरव के साथ कह सकता हूँ, अनुभव के साथ कह सकता हूँ, आज भी लोग एकात्मता स्त्रोत पढ़ ले, जी। उस समय का प्रातः स्मरण पढ़ ले, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। आज हमको कहते हैं कि हमने अंबेडकर जी को हाईजैक किया है, आज हमको कहते हैं कि सरदार पटेल को हाईजैक किया है, आज हमको कहते हैं कि महात्मा गांधी को हाईजैक किया करने है। की कोशिश है। हम बहुत पहले से उनको मान सम्मान देते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई जी। 80 में हमने जो हमारी पंचनिष्ठाएं हैं उसमें एक महात्मा गांधी की समाजवादी सोच को भी रखा है, गांधीवादी समाजवाद। उसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था, इसके आधार पर महात्मा गांधी को भी पहले से सम्मान दे रहे हैं। परंतु देश की आजादी के बाद जो सरकार में रहे, केंद्र सरकार में जी। वो याद करते हैं केवल मोतीलाल नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, सीधे कहिए ना, गांधी परिवार, सोनिया गांधी जी को, एक परिवार के अलावा कोई और नहीं। देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, चाहे सीमा पर दी या देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उनको मान सम्मान देने की कोशिश नहीं की। और इसके कारण देश में जो देशभक्ति का वातावरण बनना चाहिए उसमें काफी कसर रही। आज नरेंद्र मोदी जी देश में देशभक्ति का वातावरण बनाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश को सार्थक रूप देने में हमको सबको सहभागी बनना चाहिए। देखते ही देखते देश में समता, सामाजिक न्याय और समरसता का वातावरण बनेगा। आपका जो रोल है ना वो उत्तर प्रदेश में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह की राजनीति हो, जिस तरह की हम देखते हैं कि जातिगत राजनीति होती है, उसके हिसाब से तमाम चीज़ें अब बनती बिगड़ती नजर आ रही हैं। समीकरण हम वहाँ के देख पा रहे हैं। आप मुझे बताएं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की खासतौर से क्या नीति रहेगी और क्या वहाँ पर जीत आपको नजर आती है? देखो, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरेगी, जा रही है और जाती है जी, और इसमें भी जाएगी। ये बात सही है, आपने कहा कि देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववाद, इसमें कुछ मात्रा में बढ़ोतरी हुई है जी। और उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ ज़्यादा ही हुई है। इसको तोड़ने की आवश्यकता है।
इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। और मैंने देखा पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्यों ने ये सब वाद जितने भी थे, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अलगाववाद, इनको अलग रख करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में उनकी सरकार बनाने का काम किया है। भविष्य में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश का विकास करने के काम में लगी है। 2 साल की ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, इन सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश का विकास करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि जनता को ये तमाम चीज़ें समझ में आए और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राजनेता सिर्फ बुनाने की कोशिश करते हैं, जनता ये भी समझे कि दलितों का भला चाहने वाले राजनेता क्या वाकई में दलितों का भला करते हैं। विचार उसी पर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।